चलिए आइए फिर से आज हम हिंदी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है बातचीत, जिसके बारे में आज मैं वर्णन करने वाला हूँ। सबसे पहले अपने लोग तो ये जान ले कि हिंदी का जितना भी मेरा चैप्टर है 26 चैप्टर है, सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। तो हमें सबसे पहले क्या करनी है कि जितनी भी चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़नी है, और अच्छे से पढ़ के उनके बारे में जानेंगे तब जाके हमें फुल का फुल मार्क प्राप्ति होगी। इसी को देखते हुए मैंने आज फर्स्ट चैप्टर जो है बातचीत, जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट, इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात यह चीज़ है कि हम पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे बुक का, सिर्फ इसका जो मेन पार्ट का व्याख्या करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी, और उसको कंप्लीट से आप आसानी से लिख सकोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले इसके जीवनी के बारे में जानते हैं, और जीवनी के बारे में जानने के बाद डायरेक्ट इसके सारांश पे चलेंगे। तो इसका जीवनी जो है, इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। जब इनका जन्म हुआ और ये जैसे जैसे बड़े हुए, अपना शिक्षा ग्रहण किए, कुछ दिनों के बाद जाने के बाद इनके पिताजी का निधन हो गया। ये जो बालकृष्ण भट्ट है, इनके पिताजी का निधन हो गया। इनके पिताजी को निधन होने के बाद इन्होंने अपना जो योगदान है वो कविता और बहुत सारे कहानियों के साथ साथ निबंधों में योगदान दिए। और यही कारण है कि अभी वर्तमान समय में इनका बहुत सारे निबंध भी पढ़ते हैं, कहानी भी पढ़ते हैं और कुछ कविता भी पढ़ते हैं। और इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं, उस नाटक को भी पढ़ा जाता है। तो इन्होंने जब से लिखना शुरू किया, इतना अच्छा निबंध लिखे कि एक महान निबंधकार में भी घोषित हो गए थे। इनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी का हो गया था, यानी कि इनकी मृत्यु जो थी, उनका मृत्यु 20 जुलाई और 1914 ईस्वी को हो गई थी। अब देखो यहाँ पे याद कैसे रखे कि अब बातचीत किसने लिखा है और निधन और मृत्यु कब हुई। तो सबसे पहले याद रखने का एक तरीका है, हम एक चीज से दूसरे चीज को रिलेट कर दूं तो अच्छा रहेगा। जैसे मैं कभी कुछ देखता हूँ और वहाँ देखने के बाद मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि हाँ, मेरे दिमाग में एक चीज़ रिकॉर्ड हो जाता है कि वहाँ पर उस व्यक्ति को मैंने देखा, बात करते देखा। उसी से रिलेटेड कोई भी वर्ड को अगर रिलेटेड करते हैं तो हमारे माइंड अधिक देरों तक उसको रिकॉर्ड करके रखता है, और मैं कभी भी एक्सप्लेनेशन उसको कर सकता हूँ। जैसे बोलेगा बातचीत किसने लिखा है, तो डायरेक्ट है कि बातचीत करते हम किसको देखे थे, बालकृष्ण भट्ट को देखे थे। दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा बातचीत, वो बातचीत तो मैं तो बालकृष्ण भट्ट को करते देखा था, आ गया। तो इसका तो जो लिखे हुए हैं जो निबंध वो तो याद हो गया, बातचीत लिखे कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। अब इसका जन्म कैसे याद रखें, तो उस समय की बात है जिसमें मेरा देश आजाद नहीं हुआ था। अरे 1844 ईस्वी बहुत पीछे हो जाती है। मेरा देश आजाद हुआ था 1947 ईस्वी, और पूर्ण रूप से आजाद हुआ था 1948 में। उससे पहले ही बेचारा जन्मा था, और जन्मा था किस महीना में, जून में। एकदम गर्मी था, इतने गर्मी था जो मत पूछो। उस जून में इनका जन्म हुआ 23 जून को। मानो बालकृष्ण भट्ट का जन्मदिन जो है किस दिन मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। अब ईस्वी कुछ भी हो, उसमें 1844 उनका डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन बर्थडे याद रखेंगे कि 23 जून को हुआ था, और 23 जून 1844 में हुई थी। निधन की बात करूं, रिलेट करो, यह कितना दिन जिए, रिलेटेड करता हूं तो 1914 में मर गए। लग रहा है बहुत कम दिन जिए, सुना, बहुत कम दिन जिए। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध भी हुई थी, उसके बाद सेकेंड विश्व युद्ध 1939 में हुई थी। तो भाई वो विश्व युद्ध जो शुरू हुआ उसमें बेचारा मर गया 20 जुलाई को। अब देखो मरा कब, जून में जन्म हुआ, जुलाई में मर गया। दिक्कत है, ईस्वी का फर्क है।
वो 1844 था, ये 1900 कितना है 14। इनका जो जन्म स्थान है वो इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। अब ये इलाहाबाद है कहाँ? ये इलाहाबाद है कहाँ? आप जानते होंगे कि मेरे भारत का एक राज्य है यूपी। यूपी के ही अंतर्गत क्या है? इलाहाबाद। यह आधुनिक काल के भारतेंद्र युग के कवि है, रचनाकार है। भारतेंद्र युग के रचनाकार है। देखो ये पूछ देती है कि बाल कृष्ण भट्ट जो है वह किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग के रचनाकार है। समझ में? ये ऑब्जेक्टिव में आ जाती है। इसके बाद इनके माता का जो नाम है वह पार्वती है। क्या है? पार्वती देवी। पार्वती देवी, भोला बाबा कन्या पार्वती देवी है। अब देखो ये पार्वती थी क्या? एक ये जो पार्वती है बाल कृष्ण भट्ट की पत्नी, सॉरी माता जो है, ये घर को अच्छा से जो सेवन करती है वैसे महिला है। घर के जो भी कार्य सब संभालती है, खाना बनाना जो भी होता है, एक अच्छा संस्कारी लेडीज ये पार्वती थी। इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, जो व्यापार थे। इनके पिता क्या थे? व्यापार थे। याद रखिएगा इस चीज को, ऑब्जेक्टिव के लिए मानी जाती है कि अगर पूछ दे कि बाल कृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो क्या थे, तो वो क्या थे? एक व्यापार थे। देखो एक व्यापार का बेटा एक महान निबंधकार बन गया, सोचने की बात है। और अधिकतर देखी जाती है तो गरीब के ही बच्चा नाम करता है। इनका जो रचनाएं हैं, सबसे पहले रहस्य कथा। आप लोग जानते होंगे रहस्य शब्द बहुत बड़ी चीज है। कोई इंसान कहते रहता है तो हर रहस्य पता नहीं चले हो, तू कौन रहस्य से चल रहे हो, कुछ पता नहीं चलता है। यह एक रहस्य अलग अलग होता है सभी का। इन्होंने रहस्य कथा भी लिखे हैं। इसके साथ नूतन ब्रह्मचारी, ये मेन रचना है जो आपको बिहार बोर्ड पूछ देती है। पूछ देगा सद्भाव का अभाव किसका रचना है, तो बोल देंगे बालकृष्ण भट्ट का है। पूछ दे कि 100 अजान एक सुजान, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ देती है, ये किसकी रचना है, तो किसका है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं, और नाटक भी इतना अच्छा लिखे हैं जो मत पूछो। पहला नाटक है इनका पद्मावती, शिशुपाल वध, शिक्षादान, सीता वनवास, सीता जो वनवास गई थी उनके भी इन्होंने नाटक के माध्यम से समझाया है। समझ में आ रही है? देखो हर एक चीज किसी न किसी माध्यम से पढ़ाई जाती है। अगर हम किसी को चाहते हैं कि हिंदी का टॉपिक वाइज टॉपिक दिमाग में डाल दूँ तो उसका भी एक तरीका है। आप उस तरीका से रोचक से पढ़ो, बच्चा उठेगा ही नहीं। पूरा आपके कॉन्सेप्ट जब तक समझेगी नहीं तब तक जाएगा ही नहीं। उसके बाद सीता वनवास, पतित पंचम, एक रोगी और एक वैद्य, ये आपको याद रखनी है। एक रोगी एक वैद्य किसका नाटक है, तो ये किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। ये मेन पॉइंट है जो आपको लिख के रखनी है। इन्होंने अपना निबंध में इतना मन लगाया कि कुछ समय बाद इनकी 1000 निबंध हो गए, लगभग 1000 निबंध। कितने? 1000। पूछते हैं कि अगर पूछ दे ये कि बालकृष्ण भट्ट के कितने निबंध थे, तो लगभग 1000 थे। उसके बाद इनका जो एक बुक बना दिया गया, जब 1000 हो गया, लगभग 1000 का निबंध हो गया, तो एक बुक बना दिया गया, निबंधमाला। क्या बना दिया गया? निबंधमाला। और इसे एक निबंध संग्रह में व्यवस्थित कर दिया गया, जिसको बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं और निबंध जानते भी हैं। अगर आपसे पूछे कि बातचीत क्या है, कहानी है, कविता है, निबंध है, क्या चीज है, तो हम बोलेंगे ये निबंध है। बातचीत भी ये क्या है? निबंध है। अब मेन चीज हम सारांश पे चलते हैं कि सारांश क्या है, बातचीत में कहानी क्या है, ये बातचीत क्यों लिखा गया। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, या 5 ज्ञानेंद्रिय आपको पता होना चाहिए। त्वचा, जीभ, कान, आंख और क्या? नाक, जो सूंघने की मदद करती है।
इस 5 का 5 चीज से हम किसी भी चीज को जानते हैं। तो इस टॉपिक में, इस बातचीत में यह बताया गया है कि ये 5 ज्ञान इंद्रियां के बाद एक और भी चीज है जो जीवन में बहुत महत्व रखती है, वो है वाक शक्ति। क्या है? वाक शक्ति। हम इसके बारे में, जो आज बातचीत के बारे में बात करेंगे, पूरा वाक शक्ति पे आधारित है। वाक शक्ति एक ऐसा चीज है जो प्रकृति के दिया हुआ सबसे मूलभूत चीज है। अगर मेरे पास वाक शक्ति ना हो तो फिर ना तो हम किसी से बात कर सकते हैं, ना तो किसी को अपना दुख सुना सकते हैं, ना तो अपना किसी को समस्या सुना सकते हैं। इसीलिए जीवन में एक मूल भाग वाक शक्ति को भी दिया जाता है। मैं ठीक हूँ, हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, त्वचा भी है, लेकिन त्वचा है, ठंड लग रही है, ये फीलिंग हम मुंह से ही बता सकते हैं, वाक शक्ति से ही बता सकते हैं। तो अनुभूति वाक शक्ति का भी बहुत महत्व रखती है। तो यह जो बातचीत है, इसके बारे में लेखक ने बताएं कि बातचीत भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सभी को बातचीत नहीं बोलेंगे। लोग क्या करते हैं कि 10-12 व्यक्ति एक जगह बैठ जाते हैं और कहते हैं वाक शक्ति है। नहीं, ये वक्तुत्थन है। ये क्या है? वक्तुत्थन। मूल रूप से बातचीत उसको मानी जाती है जिसमें केवल 2 व्यक्ति हो। इसके बारे में एडिसन साहब ने बताएं। बातचीत के जब परिभाषा दिया गया तो सभी लोग ने विभिन्न प्रकार से बताएं, लेकिन एडिसन साहब ने बताएं कि बातचीत जो है मूल रूप से 2 व्यक्ति में देखी जाती है। कितने व्यक्ति में? 2 व्यक्ति में। ये जो बातचीत होती है ना, वो मूल बातचीत मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति 2 से अधिक समूह बना के अगर बातचीत करता है तो बातचीत नहीं होती है, उसे बातचीत में नहीं लाया जाता। ये एडिसन साहब ने बताया। जब बातचीत पे विचार हुई तो हिंदी के लेखक सब अपने अपने योगदान के साथ ये भी चीज बताएं कि हमारे पर्यावरण के अंतर्गत या हमारे समाज में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग बात करने की रखते हैं, अलग अलग बात करते हैं। जैसे मैं बता दूं, अगर 2 अनपढ़ व्यक्ति के साथ में बातचीत देखेंगे तो उनका अनपढ़ की तरह हो, वो बेकार की बात करेंगे, जो बात हमारे लिए जरूरत नहीं है वैसी बात करेंगे। 2 चोर के बीच देखेंगे, उसके बीच भी बातचीत होती है, लेकिन चोर वाला बातचीत क्या होता है? चोर की ही तरह होता है। वो चोरी के बाद, क्या रे आज मर्डर किया, आज यहाँ मारना, ऐसी बात करेंगे। अगर मैं 2 लेडीज के बीच बातचीत देखूं तो अपना सास पुताओं के ग्रंथ उल्टा देगी, अक्सर वही होगी। यानी कि हर एक समय हर एक व्यक्ति अलग अलग बातचीत करते हैं, जो हमें देखने को मिलती है। 2 शिक्षित व्यक्ति के बातचीत करते हुए देखें तो उसमें एक चीज मिलती है कि वो हमेशा शिक्षा के रिलेटेड बात करेंगे कि तुमने कहाँ तक पढ़ाई की, तुमने क्या किया, इससे आगे क्या करने वाले हो। ये सारा का सारा बातचीत में ही है और बताई जाती है। इंसान को इस सब को देखते हुए भी बातचीत करने की कल्पना, सोचन शक्ति और किस तरह से बातचीत करना चाहिए, यह निबंध हमें यह भी बताती है। अगर हम शिक्षित हूँ और एक अनपढ़ से बात कर रहा हूँ तो हम दोनों के बीच जो बातचीत होगी ना, वो बातचीत नहीं कहलाएगी। क्यों? उस बातचीत का कोई तालमेल ही नहीं होगा, वो हटके होगा। सब मानो आप एक विद्यार्थी हो, मैं एक टीचर हूँ, हमारे बीच जो बातचीत होगी 2 आदमी के बीच, एक स्टूडेंट एक टीचर के बीच, वो बातचीत होगी। क्यों? हम दोनों जो आपस में बात कर रहे हो पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करेंगे। यही मैं एक टीचर हूँ और यहाँ पर एक दारू पीने वाला व्यक्ति आ जाए तो हमसे क्या बात करेगा, आज कितना पैक मारा, मेरे लिए कोई रिलेटेड नहीं है, ये बातचीत नहीं कहलाती। इसके साथ साथ ये व्याख्या करते हुए एक चीज और लेखक ने बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई है कि इंसान को
अपने आप से भी बात करनी चाहिए जिंदगी में। और ये जो अपने आप से बात करते हो ना, अपने आप से जो बातचीत करते हो, ये सबसे महान बातचीत में मानी जाती है। जब हम अपने आप से बातचीत करते हैं तो उस बातचीत में मेरी गलतियां, मेरी कमियां, ये सब निकल के आती है, जो हमें दर्शाता है हम किस राह पे हैं, क्या चीज करनी होगी। ये सब अपने बातचीत करने से निकलता है। अब दुनिया कुछ बोलता है तो वो आपके खामियां को बताएगा, गलत खामियां को बताएगा। अगर सिंगल में हम बात करते हैं, अकेला बातचीत करते हैं, उसमें अपना खामियां जो भी गलती हैं दिल से निकालते हैं। कभी आप लोग बैठना और जरा सोचना कि अपने बारे में मैं क्या गलती कर रहा हूँ। देखना एक भी वर्ड गलत नहीं बोलोगे। क्यों? वो सिंगल बातचीत है। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें कितना भी दोस्त हो, अच्छा से अच्छा दोस्त हो, जब उसके साथ तुम बातचीत करोगे ना तो कुछ ना कुछ छुपा लोगे, पूर्ण रूप से बात नहीं कर पाओगे। तो ये बातचीत नहीं होती है। बातचीत का मूल्य रूप यही होती है कि इंसान को जितना भी चीज है, जितना भी बातें हैं, खुल के बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, तब जाके एक बातचीत बनती है और बातचीत की तालमेल भी होती है। यहीं पे बालकृष्ण भट्ट ने यही सब चीज को बताते हुए बातचीत कहानी को समझाए हैं। और इस तरह जिस प्रकार हमने बताया है, यह कहानी अगर आपके दिमाग में रह जाएगी, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिख के आओगे। लेकिन एक पॉइंट देना, अगर हम जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं उसका पैराग्राफ अलग होना चाहिए, अलग पॉइंट पे बात कर रहे हैं उसका पैराग्राफ अलग होना चाहिए। निबंध का मेन मकसद होता है, जब आप इसका बुक पढ़ोगे, एक बार कोशिश करना घर पे बुक पढ़ने का। मैंने सारा का सारा बात बता दिया हूँ, एक बार घर पे बुक पढ़ लेना। बुक पढ़ लोगी तो सारा के सारा बात आपको याद आ जाएगी कि टीचर क्या क्या बोलेगी, और सारा का सारा एग्जाम्पल यही पे लिया है। सारांश के लिए इतना ही काफ़ी होती है। 4 नंबर की सारांश पूछती है, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।